नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बिहार का रण चर्चा करेंगे इसी पर, क्योंकि आज बिहार चुनाव को लेकर के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 16 जिलों की 71 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे, लेकिन मतदान शुरुआत में थोड़ा सुस्त रहा। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतारों में लोग खड़े हुए नजर आए, यानी कि मतदान में रफ्तार दिखाई दी। बता दें कि पहले चरण में कुल 1066 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इनमें 8 मंत्रियों का भी आज इम्तिहान है। जीतन राम मांझी की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। जिन 8 मंत्रियों को बिहार की जनता ने पिछले 5 साल तक देखा है, उनके काम को देखा है, उनके नाम भी आपको बता देते हैं। जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा और गया टाउन से कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, दिनारा से विज्ञान एवं प्रावैधिक मंत्री जय कुमार सिंह, बांका से राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल, लखीसराय से श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, चैनपुर से खनन मंत्री ब्रज किशोर बिंद और राजपुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला का आज चुनावी इम्तिहान है। लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं और अलग अलग जगहों पर लगातार मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो औसत अभी तक निकल करके सामने आया है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। मिथिलेश मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बिहार से और लगातार पल पल की अपडेट वो दे रहे हैं। मिथिलेश मिश्रा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ ताजा जानकारी चुनाव को लेकर के बिहार से? देखिए, बिहार विधानसभा के अभी का 1 बजने अगर देखा जाए तो 25% से ज्यादा का अभी तक मतदान नहीं होने की बातें कही जा रही है। कई ऐसे स्थल भी है जहां पर मतदाता अब मौन है और कई ऐसे स्थल और भी हैं जहां पे मतदाता अपने मत प्रकट करने के लिए गए ही नहीं है। तो अब सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि कई ऐसे जगह है जहां पर विकास के मुद्दे को लेकर के वे लोगों ने साफ तौर पे अपनी वोट न देने की बातें कही है। वोटर वहां पे नहीं गए हैं। तो दूसरी जगह पे चाहे मामला लेकर के चले जमुई में भी अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई थी। जमुई के जो संवाददाता बता रहे थे वहां पर एक बूथ संख्या 245 है जहां पर कोई भी मतदाता वहां पर नहीं पहुंचा है। 4 घंटे तक मतदान शुरू नहीं हुआ था, जिसको लेकर के उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। वहीं आप सीधे चले आप रोहतास में, तो रोहतास में भी आपका 45 नंबर बूथ पर किसी भी तरह कोई मतदाता अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन मिथिलेश, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे सुबह के, ईवीएम पर कोई सवाल इस बार नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब वो भी हो रहा है। ईवीएम पर भी गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। देखिए, सुबह की बातें करें, ईवीएम सुबह में भी कई जगहों पे खराब होने की बातें आई थी, कई संकेत मिले थे, कई स्थलों पे इन मामलों को लेकर के हंगामा भी हुआ था। ईवीएम को लेकर के कई ऐसी भी स्थल थे जहां पर आरोप प्रत्यारोप की दौर भी चला है। आपको बता दें कि आरा के एक ऐसे डीएवी स्कूल है, डीएवी स्कूल के पास में बूथ संख्या 246 था, जहां पर कई लोगों ने, खास करके भाकपा माले के लोगों ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने मिल करके सीधे तौर पे ईवीएम को खराबी करवा दिया है या वहां पे 268 व्यक्तियों का नाम को हटा दिया गया। तो आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी है। ईवीएम का भी के ऊपर में भी कई तरीके की बातें सामने में आ रहा है कि वहां पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम खराब होते चले जा रहे हैं। जी मिथिलेश, फिलहाल आपसे जानना चाहूंगा, आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? खड़े हैं और कई यहाँ पे मतदाता भी मौजूद हैं जहां पर हम बातचीत भी करना चाहेंगे मतदाता से, और उनकी रुझान का भी कई रुझान ऐसे भी सामने में आ रहा है कि यहाँ की जो लड़ाई है, खास करके भाकपा माले से लेकर और बीजेपी की लड़ाई है, दोनों कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो बीजेपी से आपको बता दें कि अमरिंदर प्रताप सिंह है जो कई बार जीते हैं यहाँ से, और इसी में एक नए चेहरे के रूप में खास करके क्यामुद्दीन के आया है। और क्यामुद्दीन धरती के कहे जाते हैं नेता है और बुनियादी तौर पे उनको भाकपा माले से जोड़ करके देखा जा सकता है और उनकी कद्दावर के नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो दो की लड़ाई की है, कांटे की लड़ाई हुई, लेकिन अभी तक जो मतदाता है मौन धारण कर करके बैठे हैं। कोई भी मतदाता या स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाहते। जी बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, मैं आपके पास आऊंगा। जितेंद्र वत्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर।
जी धन्यवाद। जी जितेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं आज जिस तरीके से मतदान हो रहा है पहले चरण के लिए, और इस बीच कई जगह से हालांकि झड़प की भी खबरें सामने आ चुकी हैं, ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ा जा चुका है कि ईवीएम में भी गड़बड़ी कहीं ना कहीं हो रही है, और जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आई कि कई कई घंटे तक देरी हुई है ईवीएम मशीनें जो खराब हुई उनको बदलने में, वहां पर चुनाव दोबारा से शुरू करवाने में। वो टेक्निकल परेशानी तो है, वो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी थी, उसको तो पूरा करके ही भेजना चाहिए था। बीजेपी पर यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पे इस तरीके का किया जा रहा है, ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जा रही है। वो हर चुनाव में वो आरोप हर चुनाव में पे आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। और जितेंद्र जी, अगर बात की जाए इस बार चुनाव काफी अहम है क्योंकि कोरोना महामारी भी, कोरोना का वक्त भी चल रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं तमाम एहतियात बरतने की हिदायत दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर अगर बात की जाए तो इंतजाम किए भी गए, लेकिन झड़प होना ऐसे मौसम में, जब अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी का मौसम इसे कहा जा सकता है। इसीलिए गाइडलाइन जारी है, किया हुआ है आपका हर बूथ पे विदाउट मास्क नहीं जाना है, एंट्री नहीं करनी है तरीके से। आपको वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोग होंगे और जो सुरक्षा कर्मी होंगे उनको देखना है उनको कि कोरोना को देखते हुए मतदान भी हो और लेकिन सजग तरीके से हो। जी, लेकिन जिस तरीके से सुस्त कहीं ना कहीं इस बार मतदाता जो हैं वो नजर आ रहे हैं, मतदान केंद्रों पर कम ही संख्या में जो पहुंच रहे हैं लोग, और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से देरी हो रही है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से, और इस वजह से भी क्या ये परसेंटेज जो है वो कम आ रहा है, या फिर इस बार कोरोना का डर है इस वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे? एकदम 100% सही है। कोरोना का डर तो आम मतदाताओं में है, जिसके कारण संख्या कम है। और जिस तरीके से लोगों से ये अपील की गई है कि कोरोना को देखते हुए तमाम एहतियात बरतिए, मास्क जरूर लगाइए, सामाजिक दूरी का पालन करिए, लेकिन उसके बावजूद भी मास्क अगर बात की जाए तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके चेहरों पर मास्क नहीं है, कहीं ना कहीं लापरवाही आम लोग भी बरत रहे हैं, तो क्या इससे कहीं ऐसा भी समझा जा सकता है कि कोरोना का खतरा और भी बढ़ जाएगा? एकदम बढ़ जाएगा। अभी जो आकलन लगाया जा रहा है, हो सकता है कि चुनाव के बाद कोरोना का खतरा बढ़ जाए। इस तरीके से आप सही कर रहे हैं। मास्क में जिस तरीके से आम जनता भी का भी वो जिम्मेवारी है कि आप हर जगह चलें तो भाई कम से कम मास्क, उस भीड़ में जाएं, मतदान करने जाएं या कहीं भी भीड़ में जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर, जिस तरीके से मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, क्या कुछ मूड अब नजर आ रहा है मतदाताओं का? कई मतदाता हमारे बगल में भी खड़े हैं और जिस अवसर पर मैं खड़ा हूँ कई मतदाता यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करके रुझान जरूर जानने के प्रयास करूंगा। यहाँ पे कई ऐसे मौजूद है। यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो खास करके आप क्या कहेंगे, अभी जो स्थिति है किसकी चेहरा सामने में दिखेगा? चेहरा जो अभी तक जो स्थिति है उस स्थिति में कुछ लोग बदलाव चाह रहे हैं और बीजेपी से किसी को डर नहीं, नीतीश से कोई पसंद नहीं। तो सीधा तौर पे आपकी जो रुझान है वो ये कह सकते हैं कि आपका चिराग पासवान की तरफ है? नहीं, चिराग पासवान नहीं है, युवा में जो भी है अब ये जनता एक निश्चय कर ली है और उस पर बहुत से अधिकांश है। अब बिहार में देखिए ना, तीन को एक निर्दलीय है, एक बीजेपी है, एक ये मालिक है जी, इन तीनों में टक्कर है। लेकिन बीजेपी यहाँ से निकल रही है, ये सत्य है जी। लेकिन रह गया सवाल कि बिहार के जो है बहुत से युवाओं में ये एक चीज आ गया है परिवर्तन, और इस परिवर्तन के लहर में या तेजस्वी जी आ जाए या चिराग पासवान जी के कुछ सीट पर, तो अब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक तरफ अगर देखा जाए तो तीन चेहरा सामने में आने की बातें कही जा रही है। एक तरफ जहां पर नीतीश कुमार का चेहरा देखा जाता है तो दूसरी तरफ तेजस्वी के भी चेहरे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब की बात दो बातों के सिलसिले में अगर देखा जाए तो तीसरी चेहरे के रूप में भी खास करके अभी चिराग पासवान के भी नजर आ रहा है। लेकिन अब तीनों के बीच के जो चेहरे हैं खास करके सीएम का, उसमें अगर हम बात करें कि सीएम कि जो चेहरा होना चाहिए था, खास करके अभी नीतीश कुमार की चेहरा देखे, दूसरी तरफ अगर देखा तेजस्वी के भी चेहरे, और तीसरे एक और चिराग पासवान के चेहरे के नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच में जो राजनीतिक समीकरण हो सकता है उसमें आपका चेहरा जो होगा खास करके किस तरफ का रुझान लेगा, आपकी जो वोट जाएगा किधर का वोट जाएगा? पूरा बिहार नीतीश कुमार,
नीतीश कुमार के सुशासन, अमन, चैन और विकास के कार्यों को देखते हुए पूरा बिहार एनडीए है और पूरे बिहार के मतदाता विकसित बिहार के लिए वोट कर रहे हैं, बिहार के अमन चैन के लिए वोट कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए वोट कर रहे हैं और बिहार के सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के सवाल पर वोट कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के चेहरे के सामने सारे चेहरे फीके। जी बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, मैं आपके पास आऊंगा। इसी बीच हमारे साथ मनीष सिंधवी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। मनीष जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से चुनाव का जो प्रतिशत निकल करके सामने आ रहा है बिहार से पहले चरण का, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रहा है, क्या वजह मानते हैं? क्या जो ईवीएम में जो गड़बड़ियां निकल करके सामने आ रही हैं, ईवीएम के खराब होने की वजह से ये प्रतिशत कम है, या फिर लोग कोरोना के डर की वजह से कहीं ना कहीं कम बाहर निकल रहे हैं? नहीं, कोरोना का डर आप कह सकते हैं। ईवीएम में गड़बड़ियां इतना बड़ा वजह नहीं हो सकती हैं। कोरोना का एक भय तो ऐसा हो रहा है कि वहां पर जो ईवीएम है वो कहीं ना कहीं खराब नजर आ रही है, तो उसको बदला भी जा रहा है। लेकिन कोरोना का डर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में है। लेकिन मुझे लगता है शाम तक जो है परसेंटेज जो है घूम फिर कर मतलब जितना होता है उसके आसपास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाफ में पोलिंग तेज होती है, ये देखा गया है। और बाकी लोगों में कहीं ना कहीं बदलाव को लेकर एक भाव तो है ही है इस वक्त बिहार में। समझा जाए मनीष जी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बदलाव की बात अगर लोग कर रहे हैं, और आप भी बड़े अच्छे से इस बात को समझते हैं कि जिस तरीके से इस बार बदलाव की बात की जा रही है, नीतीश कुमार का विरोध जगह जगह पर देखने को मिला है, लेकिन समर्थन में भी काफ़ी लोग वहां पर दिखाई दिए। क्या जिस तरीके से रैलियों में देखने को मिला, भारी जनसमूह विपक्ष की रैलियों में भी मिला और एनडीए के पक्ष में भी भारी जनसमूह देखने को मिला, तो क्या कुछ लगता है किस तरीके से किसकी इस बार सरकार बनने वाली है? देखिए, ये तो कहना बड़ा अर्ली होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दो चीजों पर अगर हम लोग ध्यान दें, जैसे तेजस्वी यादव ने अपनी शुरू से ही अपने को जो मुद्दे हैं, जो युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे रोजगार है, तो इन चीजों पर केंद्रित किया है और उनके फेवर में लोग निकल कर आए भी हैं। एक तो सबसे अच्छी बात जो बिहार के इलेक्शन में मुझे इस बात लग रही है कि नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं, हम लोग बड़े सेट पैटर्न पर चुनाव लड़ते हैं, आप भी जानते हैं, वही जाति वही धर्म उन्हीं चीजों पर। तो अगर उनसे निकलकर हम रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ने लगेंगे तो ये पूरे देश के लिए बहुत बेहतर बात है। जी मनीष जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, किस तरीके से वहां पर देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने बातचीत की है लोगों से, तो क्या कुछ रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे कई लोग हैं, किसी का चिराग की पसंद है तो किसी को नीतीश कुमार पसंद है, तो कोई तेजस्वी को लेकर के बातें कर रहे हैं। कई ऐसे भी चेहरा पे हैं, अभी सामने में दिख रहा है। मैं उन लोगों से बातचीत करूंगा कि आखिर में जो चेहरे, खास करके सीएम का चेहरा आप अगर देखें तो आपकी वोट किधर जाएगा? देखिए जी, ऐसे तेजस्वी की पूरी बिहार तेजस्वी के साथ है। तेजस्वी एक 24 साल का लड़का, मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता को पानी पिला दिया है। उसके पास 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए कहा है, 1,000 पेंशन देने के लिए कहा है। नया लड़का है, बूढ़ा लोग को हटाइए, नया लोग को आगे बढ़ाइए। इन बच्चों को आशीर्वाद हम बुढ़ा नहीं देंगे तो कौन देगा? राजद ही ले आ सकता है बिहार में नई ताकत। उसके सिवा ये लोग सब फीका है, ये बुढ़ा हो गया है, तो बोलने का तमीज नहीं है। जी बिल्कुल, एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी युवा है, और युवा जो 10 लाख की बातें कहने की बात आती है कि 10 लाख लोगों की नौकरी देंगे, तो एक तरफ बात आती है कि हम 19 लाख लोगों की नौकरी देंगे। उनमें कई लोगों का हम बातचीत करेंगे अभी, खासकर मिथिलेश, मैं चेहरे की बात आप कर रहे हैं, चेहरे के अलावा ये भी बात कीजिए कि किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी जो मुद्दे हैं, आप खास करके बिहार में विकास की बातें कह सकते हैं, या आप जो युवा लोग की बातें कह सकते हैं। तो अभी जो वोट देने के लिए आप जो परंपराएं बनी हुई है, खास करके ये जो महापर्व है, उसमें आके किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देना, किनको वोट देना चाहेंगे आप? ये ऐसा है, नीतीश कुमार ने अद्भुत विकास किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। जहाँ कोई रोड नहीं था, जहाँ कोई गली नहीं था, जहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था, जहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, सारा चीज नीतीश कुमार ने देने का काम किया है।
और नीतीश कुमार टेस्टेड नेता है और उन पर एक विश्वास है कि एक मौका उनको और अगर मिलता है तो बिहार निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में एक विकसित स्टेट के रूप में जाना जाएगा और बिहार वासियों को भरपूर इसका लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ से लड़के जो है कि नहीं विदेश तक माने ट्रेड करके भेज। लेकिन मामला यहाँ पे एक और है कि चुनावी माहौल जब आता है तो एक तरफ से कहा जाता है कि 10 लाख लोगों की नौकरी दी जाएगी, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि 19 लाख लोग की नौकरी दी जाएगी। लेकिन चुनावी माहौल को हटा करके अगर बातें करें तो ये 15 साल के कार्यकाल में आपको 19 लाख नहीं दिखाई दे देते, आपका युवा नहीं दिखाई देते थे कि उनको रोजगार देना चाहिए था। देखिए भाई, हमारे जो नेता है नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी खासियत, यह नेता पूरे भारतवर्ष में एक अकेला नेता है जो कहते हैं सो करते हैं। ये कभी ऐसा आश्वासन इन्होंने नहीं दिया कि मैं 19 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। भले भाजपा के नेता लोग बोले हैं कि 19 लाख नौकरियों का जगह बनाया जाएगा, नौकरी देने की बात नहीं है। तेजस्वी जी ने कहा है कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, मैं फर्स्ट कैबिनेट में बैठने के बाद 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा। लेकिन ये नौकरी उकरी कहीं है नहीं, ये महज चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और नीतीश जी इस ढंग का चुनावी जुमला में विश्वास नहीं रखते हैं, वो जो कहते हैं सो करते हैं। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? आखिर में जो वोट देने के लिए जाएंगे आप, तो वोट आपकी किधर होगा रुझान, और क्यों होगा रुझान? हम लोग का विकास के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं, और क्या किसको ज्यादा? आखिर में चेहरे तो 3-3 दिखाई देने लगे हैं आप। हाँ तो ठीक है, नीतीश कुमार अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं को जाएगा जी। आप वोट दे दिए आपने जी। किधर गया, किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट दिया? अच्छा विकास करते हैं, क्या विकास मतलब क्या? बिजली पानी हर चीज मिल ही रहा है। कहाँ मिल रहा है आपको? मिल रहा है जी। कभी न्यू मिल रहा है जी। तो एक तरफ अगर पूरे तबके को देखा जाए तो बिहार के विकास के लेकर के बातचीत की जा रही है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की भी बातें यहाँ पे उठाई जा रही है। लेकिन मामला यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा सकता है कि 3-3 चेहरे, खास करके चिराग का भी एक उसमें आ रहा है। भले ही वोट कितने पड़ेंगे ये तो आने वाली वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, चेहरे भी सामने हैं, मुद्दे भी सामने हैं, लेकिन कोरोना को लेकर के लोग गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, चेहरों पर लोगों के मास्क नजर नहीं आ रहे। ये कहा जा सकता कि अभी तक का जो देश का सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में माना गया है कोरोना काल, और इस कोरोना काल में जो चुनावी समर है उस समर में जो आम आवाम है अभी तक भयभीत नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में भी आपको सबसे अहम मुद्दा रहा है खास करके भुखमरी का। लोगों का ये कहना है कि कोरोना से डर नहीं लगता, लेकिन लगता है अगर डर तो मुझे भुखमरी से डर लगता है, भूख से हमें डर लगता है। बिल्कुल 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 मिथिलेश, मैं आऊंगा आपके पास। प्रभात त्रिपाठी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी। प्रभात जी, किस तरीके से देखते हैं बिहार में पहले चरण का मतदान आज हो रहा है, और वहां जिस तरीके से चुनावी जो मुद्दे होती हैं, बातें होते हैं, दावे घोषणाएं जो होती हैं, उन सब पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन जिस तरीके से इस बार कोरोना महामारी के बीच पहली बार ये चुनाव हो रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं जो आम लोग चुनाव में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से बिहार चुनाव हो रहे हैं, ये समय जो था ये चुनाव के लिए ऑफिस नहीं था, कोरोना काल पूरा चल रहा था, और वहां पे जैसे बाढ़ की विभीषिका आई थी और बाढ़ लोग परेशान थे। तो आज जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, निश्चित तौर पर लापरवाही कर रहे हैं वोटर, और जिसका परिणाम एक कोरोना विस्फोट के रूप में देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से अब इस प्रचार में भी लोग आ रहे हैं और न मास्क और 2 गज की दूरी रख पा रहे हैं, और भीड़ एकदम उमड़ पड़ी है, तो लगता है कहीं ना कहीं जो कोरोना का जैसे डर सा खत्म हो गया हो, जबकि कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी अभी भी भारत के अंदर मुंह बाय खड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को चौकन्ना होना चाहिए। और जहां तक चुनाव की बात रही, स्थानीय मुद्दे वहां ज्यादा हावी हैं, और वहां जिस तरीके से सड़क, पानी और बाढ़ की विभीषिका और ये सारी चीजें हैं, मतदाता जो है उसको लेके जो है काफी आक्रोश में है, और सरकार के प्रति काफी मतलब नाराजगी भी है मतदाताओं के मन में। तो अब ये देखना होगा कि पहले चरण के मतदान में जो वोट पड़ रहा है वो वोट क्या बदलाव का वोट है, क्या परिवर्तन का वोट है। तो ये सारी चीजें, स्थिति जो है, अभी लगभग आधा समय बीत चुका हुआ मतदान का, और ऐसी स्थिति में मत प्रतिशत भी जो चल रहा है वो थोड़ा जो है मतलब कमी ही है, कहा जाएगा। कहीं कहीं ज्यादा मतदान कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या समझते हैं प्रभात जी? क्या कोरोना की वजह से ही ये मतदान जो है वो सुस्त चल रहा है, या फिर कोई और वजह?
नहीं, देखिए कोरोना तो इसका मेन मुख्य कारण है, लेकिन मतदाता उदासीन भी है जी। मतदाता पूरी तरीके से सरकार के प्रति जो है बहुत मतलब जो है उदासीन है, क्योंकि बिहार के जिस तरीके से अभी पलायन हुआ था, मजदूर बाहर से वापस आए और किसान जिस तरीके से परेशान है और बाढ़ की विभीषिका है, तो ये सारी चीज मतदाता उदासीन भी है, सरकार के प्रति काफी नाराजगी भी है, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव का वोट हो रहा है। और अब ये देखना होगा कि कोरोना को इसका मुख्य कारण माना जा सकता है। लेकिन अक्सर प्रभात जी एक बात कही जाती है कि अगर चुनाव ज्यादा होता है तो उसको समझा जाता है कि वहां पर बदलाव निश्चित है। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जब मतदाता जाते हैं तो बड़ी संख्या में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बिहार की बात की जाए तो आप कह रहे हैं उदासीन है, लेकिन उसके बावजूद भी सुस्त जो है मतदान का प्रतिशत चल रहा है। नहीं, देखिए इसको देखिए दो तरीके से देखिए। अभी पहले चरण का मतदान है और पहले चरण की वोटिंग हो रही है, तो निश्चित तौर पर पहले चरण में वोट का मत प्रतिशत अगर कम भी होता है तो ये नहीं माना जा सकता है कि ये मत प्रतिशत जो है सरकार के पक्ष में है, और ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से वहां चुनावी प्रचार में माहौल उमड़ रहा है और आरजेडी और एनडीए और यूपीए के बीच में जो एक घमासान मचा हुआ है, तो निश्चित तौर पे वहां स्थानीय मतदाता जो है वो बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के जो जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए वोट डाल रहा है। क्योंकि देखिए बाढ़ की विभीषिका भी बहुत ज्यादा थी और मजदूरों का पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो ये सारी चीजें जो है, तो अभी पहले फेज में जो चुनाव हुआ है 5-6 घंटे का, तो उसमें अभी सुस्त अगर चुनाव है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये बदलाव का चुनाव नहीं है। बिल्कुल प्रभात जी, एक तरफ अगर बात की जाए देश भर में तो कोरोना की स्थिति में कुछ सुधार है। अब मामले जो नए सामने आ रहे हैं वो कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार में जनसभाएं हो रही हैं, भारी संख्या में लोग एकजुट हो रहे हैं और अब मतदान हो रहा है तो वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं। जो जनसभाओं में नहीं पहुंचते वो भी मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में कोरोना की चपेट में कहीं ना कहीं पूरा बिहार आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार के पास या चुनाव आयोग के पास क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि एक लंबा वक्त चुनाव की प्रक्रिया में लगेगा, 3 चरणों में चुनाव होना है, उसके बाद परिणाम सामने आएंगे, फिर सरकार बनेगी, उसके बाद जाकर के कहीं तेजी से कुछ काम हो पाएगा अगर होगा तो। लेकिन उससे पहले अगर स्थिति को संभालने के लिए अगर स्थिति बिगड़ती है तो क्या कुछ तैयारी है सरकार के पास? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए बिहार की जो स्थिति बदतर है, वहां पे बेड का इंतजाम नहीं है और अस्पतालों का हाल बहुत बुरा है। और ये जिस तरीके से चुनाव तो होने थे, लेकिन मेरा ये मानना था कि चुनाव अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, 3 महीने स्थगित कर दिए जाते, चुनाव को बढ़ा दिया जाता आगे समय, तो ये बेहतर रहता। क्योंकि अब ये चुनाव के बाद जिस तरह कोरोना विस्फोट होगा, ये सरकार के लिए संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि लापरवाही लगातार हो रही है और दोनों पक्ष से लापरवाही हो रही है, चाहे विपक्ष की तरफ से हो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो। प्रधानमंत्री अगर रैली करते हैं तो कुछ कहीं ना कहीं कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिखाई दिया जाता है, लेकिन भीड़ को आप नहीं रोक सकते हैं। जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है बिना मास्क के, बिना 2 गज दूरी के, तो ये दोहरा मापदंड जो है ये पूरा दिखाई दे रहा है। और अभी शीत सत्र जो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में ये कोरोना फिर रिटर्न हो सकता है, तो ये निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय है और ये कोरोना विस्फोट बिहार के अंदर दिखाई दे सकता है चुनाव मतदान के बाद। बिल्कुल प्रभात जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन लगातार हमारे संवाददाता मिथिलेश बने हुए हैं हमारे साथ। मिथिलेश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ताजा जो मत प्रतिशत निकल करके सामने आया उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक के जो मतदान केंद्रों पे जो आंकड़े सामने में आते चले जा रहे हैं, मतदान केंद्रों में अभी तक 18 से लेकर के 25% की मतदान होने की संभावना है। और ये आंकड़े अभी सीधे तौर पे 3 बजे तक ये कहा जा सकता है कि अस्थायी रूप से रह सकता है, लेकिन 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का बीच का जो आंकड़ा होगा, निश्चित तौर पे एक लुभावनी बातें हो सकती है और ये आंकड़ा 40% तक जा सकता है। लेकिन अब की 2015 की बातें करें सीधे तौर पे, तो 2015 में जो चुनावी आगाज था, चुनावी समर था, उसकी जो हाल था लगभग 67% के रूप में था। लेकिन अब की बार जो कोरोना काल में जो चुनावी समर उतरा है, उसमें निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब की बार के मतदान आंकड़ों में अगर गिने तो प्रतिशत के रूप में निश्चित तौर पे 25% से लेकर के 40% तक जा सकता है। तो अब की बार जो मतदाता अपने घरों में दुबके पड़े हैं, वे निकलना भी नहीं चाहते, कोरोना का डर है, संक्रमण का डर है, और जिस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए था सरकारी जो तंत्र है, उन तंत्रों को अगर जाके देखा जाए तो वे तंत्र भी विफल दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे स्थलों पर हम लोग गए जहां मतदान केंद्र था, वहां पर किसी तरह के कोई साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। जो लोग मौजूद थे, सैनिटाइजर लेकर के जो मौजूद रहना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे पा रहे थे।
जो चेहरे पे मास्क होना चाहिए था, मास्क की भी वहां पर उपयोगिता दिखाई नहीं दे रहा था। ये कहा जा सकता है कि जो एहतियात खास करके बरतना चाहिए था वो एहतियात नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र थे जहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि मतदान केंद्रों पर कोरोना काल की जो स्थिति है, सैनिटाइजर और तमाम चीजें उपलब्ध था। लेकिन इन चुनावी समर में जो प्रतिशत आनी चाहिए थी, जो पुराने 2015 के पूर्व का कहानी कर सकते हैं, उस तरीके का अब की बार ऐतिहासिक रूप से कहा जा सकता है कि अब की बार दिखाई नहीं देगा। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बता दें, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जीतन राम मांझी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और वो वहां पर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की सीधी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो तमाम तरह की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और कई मत केंद्रों पर उन्होंने बताया कि वहां पर जो एहतियात बरतने चाहिए वो भी नहीं बरते जा रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर सख्ती से जो भी कोरोना के नियम है उनका पालन किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार ये बड़ा मुद्दा बनकर के निकलेगा कि कोरोना महामारी के बीच में ये चुनाव क्यों करवाया गया। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर मैंने आपसे पहले भी कहा कि चुनाव को 3 महीने टाला जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को ये लग रहा था कि अगर मतदान कम होगा, जो आक्रोश एंटी कमेंसी जो सरकार की है वो कहीं ना कहीं कोरोना में थोड़ी कम दिखाई देगी। लेकिन ये उनका सोचना गलत है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी मतदाता निकल रहा है, जो भी कोरोना के भय को त्याग कर निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का वोट दे रहा है। ऐसी स्थिति में आज अभी जो 18-20% का मतदान हुआ है, अगर शाम तक 40-45% भी मतदान हो जाता है कोरोना काल के इस पीरियड में, तो हम मतदान इसको काफी कहेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे ये मतदान भय भी है और लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। जिस तरीके से सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए था, मास्क का प्रयोग होना चाहिए था, कुछ वहां पे केंद्रों में दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए सीआरपीएफ वहां लगी हुई है, पुलिस फोर्स लगी हुई है, सारे लोग जो है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना गाइडलाइन को पालन कराना। तो ये जो मैं कहूंगा इस चीज को पूरी तरीके से कि कहीं ना कहीं चुनाव करना चाहिए था। चुनाव अगर हो रहे हैं ऐसे मौके पे, तो ये या तो आप कोरोना का गाइडलाइन के पालन आप 100% कराएं, लेकिन ये संभव नहीं है। चुनाव प्रचार में जिस तरह आपने देख लिया होगा कि लोगों की भीड़ रैली उमड़ रही है और लोग भयमुक्त होकर जो है कोरोना से जो है, जैसे उनको लग ही नहीं रहा कि कोरोना देश के अंदर था। तो ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है, तो इस पे गौर करना होगा। और अब क्या कहा जा सकता है, चुनाव तो प्रचार वहां चल ही रहा है और पहले चरण का मतदान भी चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में एकजुट होते हैं और ऐसे में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। लेकिन अगर बात की जाए असल मुद्दों की, चुनाव प्रचार की, तो चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया जिस तरीके से चुनाव प्रचार इस बार किया गया है, तो जैसा आपने बताया कि स्थानीय जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं प्रमुखता से लोगों ने लिए हैं और उसी को देखते हुए इस बार चुनाव में अपना मतदान जो वहां के मतदाता हैं, क्षेत्रीय मतदाता, वो कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है किस तरीके का बदलाव वहां की जनता चाहती है और किस आधार पर अब वोट करने के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? देखिए हितेन जी, आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उस समय स्थितियां अलग थी। लेकिन अब आज प्रधानमंत्री ने भी कई जनसभाओं में इस बात को कहा है कि मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, मैं 100% अपनी बात पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती है। देखिए, प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडर इसको राष्ट्रवाद पे और राष्ट्रीय लेवल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि ये चुनाव वहाँ बिहार की जो जनता है लड़ रही है, वो स्थानीय लेवल पे लड़ रही है। उसको जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ी और पलायन हुआ, मजदूर जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान सड़कों पे चलते हुए आए, अटैची पे बच्चे को लेके लोग चल रहे हैं और उनको खाना भोजन नहीं मिला। तो ये स्थानीय जो मुद्दे हैं सुशासन बाबू के, कि नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी ना हो, लेकिन नीतीश कुमार नाराजगी का एक शिकार है। और वहीं पे आरजेडी का जो है, जो पहले शासन रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी गिना रही है, भ्रष्टाचार को गिना रही है, वंशवाद को गिना रही है। तो अब ये देखना होगा कि बिहार की स्थानीय जनता क्या वो फिर उसी लालटेन पे जाती है, उसी आरजेडी पे जाती है, क्योंकि आरजेडी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आरजेडी और कांग्रेस और जो वहां के छोटे दल हैं वो एक डिसाइडेड फैक्टर हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रवादी बनाम स्थानीय मुद्दा, क्योंकि यूपीए स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। तो अब देखना ये होगा कि जनता किन मुद्दों को पसंद करती है, क्योंकि स्थानीय जनता जो है उसको सड़क, पानी, बिजली और रोजगार, ये सारी चीजें चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बड़ा दिलचस्प चुनाव है और नीतीश कुमार के लिए आसान ये चुनाव नहीं है।
भले वो बिल्कुल। मोदी के नाम पे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नाम पे अपनी नैया पार लगाने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। मिथिलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ समझ आ रहा है जिस तरीके से आप मतदाताओं से बात कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित है या फिर स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो वोट कर रहे हैं? ये देखिए, सबसे अहम बात होती है कि जब भी केंद्र सरकार की होता है, निश्चित तौर पे बिहार के चुनाव में प्रभावित जरूर करता है। जहां पर केंद्र सरकार की बातें करें, केंद्र की जो उनकी नीति होती है, वो तमाम नीति बिहार की नीतियों से मिलता जुलता रहा, और केंद्र की जो सरकार है और बिहार की सरकार दोनों एक है। तो निश्चित तौर पे केंद्र की जो हिमायत होगी, निश्चित तौर पे बिहार की जो चुनाव में प्रभावित करेगा। मैं इन मुद्दों पे कई लोगों से बातचीत करने के लिए अभी जा रहा हूँ। चाय की दुकान है जहाँ पे कई लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातें करेंगे। केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की सरकार के तहत में अगर बातचीत करें साफ तौर पे, तो जो केंद्र सरकार की जो नीति होती है बिहार चुनाव में क्या प्रभाव डालता होगा? यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और केंद्र सरकार की जो नीति है और बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति जो दोनों मिलती है, तो विकास का एक नया आयाम बिहार में देखने को मिला। और बिहार बड़ी तेजी से विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मिल करके और जो नया आयाम गढ़ा है, आज बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उसी सवाल पर वोट, बिहार के विकास के सवाल पर वोट। लेकिन मतदाता जिस तरीके से निकल करके 2015 में आया करते थे, आज मतदाता घरों में दुबके पड़े हैं, कोरोना काल से संक्रमण होने से डर रहे हैं। तो उनको आप सीधे तौर पे कह सकते हैं, उनको निकाल करके बाहर कैसे ले आएंगे? धीरे धीरे सारे लोग आ रहे हैं। एक बार अब की बार हुजूम बना के लोग नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। कुछ गए, कुछ आए, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लोग निकल रहे हैं। थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन अब फिर लोग निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा अगर देखा जाए, तो पिछले बार के जो आंकड़ा था 2015 का, वो 67.2% का माना जाता था। आंकड़े बहुत अच्छे थे। लेकिन अब की बार अभी तक का अगर देखा जाए तो लगभग 1:30 बज रहे, और इस दरमियान में अभी तक आंकड़ा 18 से लेकर के 20% तक का पूरे बिहार का आंकड़ा देखा जा गया। 25 तक कहीं कहीं भी लुभाव नहीं। लेकिन खास करके भोजपुर का या शाहबाद की जो जनपद है, उसमें अगर देखा जाए तो अभी आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, धीमी गति की समाचार की तरह चलते चले जा रहे हैं। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो आंकड़ा तो निश्चित तौर पे कोरोना काल ही खा गया, उसे ये कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसका भी असर है, इसीलिए लोग थोड़ा असर या बहुत ज्यादा है? थोड़ा सा लास्ट होते होते रिकवर कर जाएगा, ढंग ढंग से हो जाएगा। आपके अनुकूल से कितना प्रतिशत हो सकता है यहाँ? 50 हो जाना, 50 हो जाना, 50 तक पहुँचने से लोगों का रुझान है 50% तक पहुँचना। तो अभी कई लोगों से बातचीत के दरमियान भी यही सामने में आ रहा है कि जिस तरीके से कोरोना काल में चुनाव का आगाज हुई है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अब की बार 40 से ज्यादा प्रतिशत बढ़ने की संभावना नहीं व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन पिछली बार तो 67.2% की जिस तरह के आंकड़ा हुआ था, उसमें वोट की रणनीति जिस तरह का तैयार की गई थी, जिसमें जीत और हार की जो सुनिश्चित की गई थी, अब की बार की जो दावेदारी होगी, निश्चित तौर पे अब की बार 40% से ज्यादा होने की संभावना नहीं कही जा सकती है। जी सुनील। बिल्कुल प्रभात जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभात जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बिहार में इस बार रोजगार का मुद्दा काफी अहम है। एक तरफ रोजगार दिए जाने की बात की जा रही है, एक तरफ नौकरी दिए जाने की बात की जा रही है। तो क्या कुछ लगता है किस तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, क्या नौकरी की तरफ या फिर रोजगार की तरफ? देखिए, जिस तरीके से आरजेडी ने 10 लाख नौकरियों को देने की घोषणा की और बाद में भारतीय एनडीए ने कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो ये घमासान मचा है बेरोजगारी का, ये अब देखिए, जो जैसा कि अभी आपके रिपोर्टर बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि दोनों इंजन की सरकार डबल इंजन की होती है तो क्षेत्र का विकास होता है। ये बताइए, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के साथ है, तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा पाए? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है, जब सत्ता में लोग होते हैं और जब चुनाव आता है तो वो बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हैं। लेकिन बिहार की जनता को ये मालूम है कि बिहार जिस तरीके से अभी भी रोजगार के मामले में बहुत पीछे है, और अभी भी वहां पे जो भी स्थानीय मुद्दे हैं बहुत मुंह बाए खड़े हुए हैं, तो जनता में निश्चित तौर पे एक आक्रोश भी है। अब वो आक्रोश कितना वोट में तब्दील होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार का चुनाव जी प्रभात जी मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा, फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। मेंढर में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया है। घने जंगल के अंदर आतंकियों ने बना रखा था तहखाना और उसको ध्वस्त कर दिया गया है। हथियारों के जखीरे से लैस थे ये आतंकी ठिकाना जो है, यहाँ पर हथियार रखे हुए थे। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है।
कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना ने AK-56 समेत कई हथियार यहां से बरामद किए हैं। ये तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया है। वहां से भारी संख्या में हथियार जो है वो भी बरामद किए गए। घने जंगल के अंदर ये ठिकाना बनाया हुआ था। भारी मात्रा में यहां से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना ने AK-56 समेत कई हथियार यहां से बरामद किए। चलिए इसी बीच सीधा रुख करेंगे, राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। को समझिए, जब महात्मा गांधी से रहे थे, सुपर पावर था, इंग्लैंड उस समय का सुपर पावर था, दुनिया का सबसे पावरफुल देश था। प्रयोग करना चाह रहे थे तो हरियाणा नहीं गए, वो केरल नहीं गए, वो उत्तर प्रदेश नहीं गए, वो चंपारण गए, वो बिहार में गए। ये उधर आए, वो इधर आए, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो हिंदुस्तान को समझते थे। उन्हें मालूम था अगर हिंदुस्तान को खड़ा करना है, अगर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से लड़ना है, तो लड़ाई बिहार से शुरू होगी, चंपारण से शुरू होगी। ये आपकी जगह है। आज आप जाते हो, आपको बताया जाता है, बिहार के युवाओं को बताया जाता है, सपना देखो, अपनी जिंदगी बनाओ, रोजगार ढूंढो। युवा पूछता है सपना कहां बनाओ, रोजगार कहां मिलेगा आपको? जानना है, बिहार में नहीं, कर्नाटक में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मगर बिहार में नहीं। बिहार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। ये आपकी सच्चाई है। आप ये मत सोचिए कि बिहार के किसान में कोई कमी है, बिहार के युवा में कोई कमी है। नहीं, कमी नीतीश जी में है, कमी आपके चीफ मिनिस्टर में है, कमी आपके प्रधानमंत्री में है। कांग्रेस पार्टी नहीं बताते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको झूठ बताते हैं। 2 लाख युवाओं को नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दीपक गुप्ता को नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी से निकाल कर भगाया। दीपक गुप्ता बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। पहले क्या करते थे दीपक जी? दिल्ली मेट्रो। देखिए भैया, मुझे बताओ बिहार मेट्रो में आपने क्यों नहीं नौकरी ढूंढी? मेट्रो है ही नहीं। दिल्ली में मेट्रो में काम करते थे, वहां से भगा दिया। अच्छा, आप जैसे लाखों बिहारियों को भगाया, आप
होगा, टीवी पे देखा होगा, मजदूर आए, हजारों किलोमीटर वापस चले, देखा आपने? याद है? अरे भैया, चुनाव का समय है, याद रखना चाहिए आपको। याद है आपको? बिहार के लाखों मजदूर आए, आपके जैसे पीने का पानी था, भोजन था, रेलवे ट्रेन थी, बस मिली। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? कहा पैदल भगाया, पैदल भगाया। मैं मजदूरों से बात कर रहा था, लॉकडाउन था, कोरोना का समय था। मैंने कहा नहीं, मैं बिहार के मजदूरों से जाकर मिलना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मजदूरों से मिलना चाहता हूं। मैं जाके बात की, मैं बैठा सड़क पर बैठा, आपने देखा होगा। मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ क्या हुआ? मजदूर कहते हैं हमें एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या? कहते हैं इस प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करना था तो ठीक है, कर देता, मगर इसने हमें 2-3 दिन क्यों नहीं दिए? अगर ये हमें 2 दिन दे देते, लॉकडाउन हो जाता, हम ट्रेन पकड़ के बिहार आ जाते, हम बस में बैठ के आ जाते। उन्होंने मुझसे पूछा, राहुल जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन किया, उन्होंने 8 बजे रात को झटके से क्यों किया? बिना वार्निंग दिए क्यों किया? मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। लॉकडाउन का जवाब और नोटबंदी का जवाब एक ही है, और आप अच्छी तरह सुनिए, समझिए। 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आते हैं, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है, नोटबंदी करनी है, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द करने जा रहे हैं। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी आते हैं, शाम के समय कहते हैं 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन में कोरोना को खत्म कर देंगे, लॉकडाउन की जरूरत है। क्यों? नोटबंदी और लॉकडाउन का एक ही लक्ष्य था। जो हमारे छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनके धंधे को नष्ट करने का लक्ष्य था। लॉकडाउन ने आपके जेब में से पैसा निकाला, अंबानी अडानी की जेब से नहीं। वो आपको बैंक के सामने दिखे थे क्या? जब आप सब लाइन में खड़े थे, आपने उनको देखा बैंक के सामने? आम जनता को आपने देखा, किसान को, मजदूर को आपने अपने जेब से पैसा निकाला, बैंक में डाला। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, और फिर सीधा आपका पैसा लेकर 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। आप देखते रह गए। आपने कहा भाई ये तो काले धन के खिलाफ लड़ाई थी, काले धन वाले तो एसी में बैठे, काले धन वालों ने बैंक से पीछे दरवाजे से जाके अपना पूरा पैसा बदल दिया, और आपके लाखों करोड़ रुपए आपकी जेब से निकले, सीधा उनकी जेब में गए। छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले सब नष्ट हो गए। अब चलिए लॉकडाउन के समय चलते हैं। लॉकडाउन में फिर से वही किया, लाखों करोड़ रुपए सबसे अमीर 5-6 बिजनेस वालों का कर्जा माफ किया, उनकी टैक्स की छूट दे दी। कांग्रेस पार्टी दिन भर चिल्ला रही थी कि भैया किसानों का कर्जा माफ करो,
छोटे व्यापारियों की मदद करो, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की मदद करो। मोदी जी कहते नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? और ये जो सारे के सारे दुकानदार थे, छोटे मिडिल साइज बिजनेस वाले थे, ये सब खत्म हो गए, नष्ट हो गए, इनका धंधा खत्म हो गया है। ये जो है किसान जो है, मजदूर जो है, छोटे दुकानदार जो है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, यही रोजगार दिलवाते हैं। और इनकी रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी। और बिहार में ये काम बहुत पहले शुरू हो गया था। 2006 में जो आपकी रीढ़ की हड्डी थी, जो आपकी खेती का सिस्टम था, एमएसपी का सिस्टम था, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया। तो आज ये हालत है कि बिहार को छोड़िए, पूरे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं 22 दिन की लड़ाई है, कभी कहते हैं भैया कोरोना आया है, मोबाइल फोन की बत्ती जलाओ, कभी कहते हैं भैया थाली पकड़ो, थाली बजाओ। मगर जो हमारा किसान भूखा प्यासा मर रहा है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं कहते? जो यहां लाखों युवा हैं, जिनका भविष्य उनकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उनकी बात क्यों नहीं करते? जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-10 बड़े उद्योगपतियों का काम करते हैं। मुझे काफी दुख हुआ दशहरे पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले को पंजाब में जलाया जा रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका पुतला नहीं जलाना चाहिए। मगर पंजाब का किसान जो है, बिहार का किसान जो है, पंजाब का युवा, बिहार का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा, उसके दिल में गुस्सा है कि हमारे प्रधानमंत्री दिन भर बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ भाषण देते हैं, कभी चीनी की बात करेंगे, कहेंगे मैं चीनी दूंगा, फिर हम एक साथ चाय पिएंगे। कभी दूसरे देशों की बात करेंगे, मगर जो देश के सामने समस्या है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या। चलिए सीधा रुख करेंगे चर्चा की और अब राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है इन न्यूज पर। जी थैंक यू। जी राजीव जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आज बिहार में पहले चरण का चुनाव जो है, मतदान जो है वो हो रहा है, और अगर बात की जाए तो वहां पर चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है, लेकिन बात अगर मतदान की जाए तो मतदान में काफी सुस्ती देखने को मिली, लेकिन अगर एक बजे तक की बात की जाए तो 30% से ज्यादा अब ये पार कर गया है, यानी कि कहीं ना कहीं अब रफ्तार जो है वो पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मतदान। हितेंद्र, देखिए ये मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया संकेत है कि कोविड के बावजूद बड़ी मात्रा में लोग बाहर निकल रहे हैं और वो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं जी। और ये एक पॉजिटिव शाइन है जी। चाहे रिजल्ट जो भी हो, ये मुझे लगता है क्या कि एक सुखद पहलू है बिहार के में जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है जी। अगर आखिरी 2 घंटे की बात की जाए, 11 बजे से 1 बजे के बीच कहीं ना कहीं 12% से ज्यादा का जो मतदान है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं बदलाव बिहार की जनता चाहती है।
हाँ, देखिए हितेंद्र, बिहार में बदलाव, देखिए इसमें दो तरह की बातें होती है हितेंद्र। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके दो मायने निकलते हैं। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वोट फॉर चेंज, बदलाव के तरफ मतदान भी हो सकता है, या फिर जो प्रेजेंट रिज्म है, जो वर्तमान में जो सरकार है, उनके जो कार्य हैं, लोग उनको इंडोर्स कर रहे हैं। दोनों में से एक ही की संभावना बनती है, और इस तरह के जब रिजल्ट्स आते हैं तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बिल्कुल राजीव रंजन जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन वोटर्स का क्या कुछ कहना वो पहले आपको सुनवा देते हैं। उसी सबको मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ी बात है कि आपके पड़ोसी दोनों प्रत्याशी हैं, हाँ। महागठबंधन के भी और एनडीए के भी। अच्छा, हाँ, हाँ जी। आपके पड़ोसी हैं, यहीं बगल में घर है। हाँ जी। तो उस चीज को लेकर के कितना उत्साहित थी आप? बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित थी, मुझे बता नहीं सकती, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था अभी वोट देने में भी, बहुत बहुत ज्यादा। आयुष, कृति लता। जी राजीव रंजन जी, बिल्कुल जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो रुझान है लोगों का, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदलाव के संकेत दे रहा है। लेकिन क्या कुछ समझा जाए, किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि अगर बात की जाए कुछ ग्रामीणों की, तो उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया है, क्योंकि उनके गांव तक कोई सड़क नहीं पहुंचती है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चुनाव से पहले प्रदर्शन भी किए गए, शिकायतें भी की गई, लेकिन उनके पास कोई ना तो जनप्रतिनिधि पहुंचा और ना ही कोई अधिकारी। ये हितेंद्र जी, देखिए इस मामले में मेरा स्पष्ट मानना है कि इस मुल्क में अब हमारा यहाँ जो सिस्टम है, वहाँ गरीब लोगों के जो दर्द हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उस पे लोग उनके प्रायोरिटी लिस्ट में वो आता ही नहीं है जी। वो यह एक बहुत सारे ऐसे जगह बिहार में मिलेंगे जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स हैं तो खंडहर हैं, स्कूल्स हैं तो वहाँ बच्चे नहीं जा पाते हैं, जाने की व्यवस्था नहीं है। बिहार में इस तरह की ढेर सारी चीजें, कहानियां आपको मिलेंगे, और दूसरे स्टेट्स में भी मिलेंगे जहां गरीब लोग बड़ी तकलीफ रहते हैं। ये आपको पता ही है कि गरीब लोग जहां होते हैं, सबसे उनकी पहली जो कैजुअलिटी होती है वो फैसिलिटी होती है। हेल्थ एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो गरीब लोगों को नहीं मिलता, ये पहला कैजुअलिटी होती है पॉवर्टी का, क्योंकि आप एजुकेट नहीं कर पाते हैं अपने आप को। तो ये सब जुड़ा हुआ, पॉवर्टी का पहला कैजुअलिटी एजुकेशन, और एजुकेशन नहीं है तो बाकी सारी कैजुअलिटीज आपको मिलते हैं। बिल्कुल राजीव जी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, या महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, जो बिहार में जो प्रमुख हैं एक तरीके से जो गठबंधन है वो, लेकिन अगर बात की जाए ऐसे लोगों की, जैसा कि आपने बताया कि जो गरीब लोग हैं उन तक कोई नहीं पहुंचता, लेकिन गरीबों के नाम पर सियासत जरूर की जाती है। बिल्कुल की जाती है हितेंद्र, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो इसलिए सियासत ही नहीं की जाती है हितेंद्र जी, यह भी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाता है कि जो गरीब है वो गरीब भी रहे। बिल्कुल आप सियासत करें, अगर क्राइम अगर 50% में, अपराध में अगर आपका शेयर है तो लगता है कि चलो 50% में तो होप है। यहाँ तो ये सुनिश्चित की जाती है कि जो गरीब है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़े नहीं, अगर वो पढ़ने वाले हैं तो उनको ऐसे शिक्षक दे दो वो पढ़ाए नहीं, और ऐसे सिस्टम बना दो वो गांव से छोटे सर से बड़े सर मूव ही ना कर पाए। नहीं तो आप ये बता दें कि बगैर पढ़े लिखे कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। और आपका जो बड़ा स्टेट है जहां इतने तादाद में करोड़ों का पॉपुलेशन है और गरीब लोग इतने हैं, वहां तो इस प्रकार की मैकेनिज्म होनी ही चाहिए कि जहां सबों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो जैसा कि आपने कहा कि बिहार में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और वहाँ डिफरेंट इश्यूज पे इलेक्शन होते हैं, कभी कोई कास्ट की बात कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कुछ ऐसे इश्यूज को ले आते हैं। बिल्कुल। उसमें गरीब लोग भी कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, उस कंफ्यूजन का फायदा उठा लेते हैं, जो कि दुखद स्थिति है, मतलब दुखद स्थिति है। तो मुझे लगता है कि अब पहली दफा बिहार में देखिए इतना बड़े, वहाँ 15 साल में नीतीश जी ने इतना अच्छा काम किया, लोग कहते हैं, नीतीश जी भी कहते हैं, लेकिन उस पर चर्चा कम होती है, दूसरी चीजों पे चर्चा ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए राजीव रंजन जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार के जो बड़े फैसले, उनमें एक शराबबंदी बड़ा फैसला है, जिससे महिलाएं काफी खुश नजर आई, और उनके पक्ष में लगभग बिहार की सभी महिलाओं का वोट जाता हुआ दिखाई भी दिया था पिछले सालों में। लेकिन अब की बार अगर बात की जाए तो ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार में नशे की जो तस्करी कर रहे हैं वो बेरोजगार युवा कर रहे हैं, और इसलिए बिहार में शराब की तस्करी का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, और इससे काफी महिलाएं परेशान हैं।
देखिए हितेंद्र जी, जब ये आपने शराब बैन जब बिहार में किया गया था जी, शराब जो पढ़े लिखे जो रिच लोग हैं उनके पास तो शराब पहुंच रहा है, वो तो आराम से पी रहे हैं, उनको जी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जी, जो गरीब लोग शराब पीते थे उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो शराब 150 रुपये में खरीदते थे अब वो 500 रुपये में खरीद रहे हैं। जी, ठीक है, अब उनकी स्थिति और दयनीय हो गई है। अब है क्या कि शराब को आप इस प्रकार की सिचुएशन, और जैसा कि आपने कहा आप इसकी तस्करी हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, जी, यानी कि एक प्रॉब्लम को आपने बंद करने के कारण जो डिसीजन लिया उससे दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। बिल्कुल, ये आपने उसमें रिसर्च नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने सीधा कर दिया कि हाथ में यहाँ दर्द है इसका हाथ काट दो। आपने ये नहीं देखा जो हाथ में दर्द हो रहा है वो पैर की नस में कहीं प्रॉब्लम उस वजह से हाथ में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, तो मेरा कहने का मैं ये छोटा सा एग्जांपल, बड़ा अटपटा सा उदाहरण देके मैं यह कहना चाह रहा हूँ हितेंद्र जी कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप उसके इन्स एंड आउट्स, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तब पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ डिसीजन लेते हैं। बड़ा डिसीजन आप एक झटके में ले लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। आज शराबबंदी जो बिहार में एक मजाक हो गया है, सरकार की इनकम तो जो गाना था गया ही, और शराब वहाँ बड़ी आराम से मिल जाता है, सारे लोग शराब पी रहे हैं, इधर उधर से आ रहा तस्करी कर रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, इससे फैक्ट, और इससे चीजें और कॉम्प्लिकेट हुआ है। बिल्कुल। और राजीव जी, अगर जिस वक्त की बात की जाए, जिस वक्त पर अब चुनाव हो रहे हैं, तो वो कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है, और ऐसे में अगर ज्यादातर लोगों की बात की जाए जो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अगर मीडिया वाले उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो अपने मुंह को ढक रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए वो साधारण तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे पर ज्यादातर लोगों के मास्क दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना का एक बड़ा खतरा, एक बड़े संकट में लोगों को डालने की, यहाँ पर ये कहा जा सकता है लोगों को संकट में डाला जा रहा है। हितेंद्र जी, वो तो आपने गरीब लोगों की बात की, सामान्य लोग जो गांव में लाइन में खड़े हैं जी, मैं आपका इस सवाल का उदाहरण एक उत्तर एक उदाहरण देकर के करूंगा। कल मैं इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से चंडीगढ़ शाम में आया, शाम 7:30 बजे की फ्लाइट थी, और जो एयर होस्टेसेस हैं उनको सब जगह जा करके सब सीट पे लोगों को हाथ जोड़ने पड़ रहे थे कि प्लीज आप मास्क पहने, प्लीज आप फेस शील्ड लगाएं। जी, अब आप ये बताइए कि इससे जो हवाई जहाज में नॉर्मली पढ़े लिखे और रिच लोग चलते हैं, पढ़े लिखे रिच लोग का अगर ये व्यवहार है तो वहां जो लाइन में लग करके कम से कम मीडिया वाले को देख करके उन्होंने मास्क लगा तो लिया, ये तो लिहाज किया जी, ये तो सेंस ऑफ उनमें अवेयरनेस है कि मीडिया वाला आ रहा है जो लगा लो जी, नहीं तो टीवी पे दिखाएगा। यहाँ तो पढ़े लिखे जब खुल्लम खुल्ला ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है दैट्स अ बेटर सिचुएशन। जी, तो क्या क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में ऐसे वक्त पर चुनाव हो रहा है, तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए, उनके पालन करने के लिए वहां पर इंतजामात भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं। नहीं हो सकता, ये सिंपली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हितन जी इसका जो ईमानदारी से मैं बात करूंगा, इसका ये इसलिए इम्पॉसिबल है कि आपने एक इकोसिस्टम नहीं बनाया। ये एक इकोसिस्टम से काम चलता है, सिर्फ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस और एसओपी से सारी बातें हितन जी नहीं होता है, एक इकोसिस्टम से होता है, उसमें आपको आदमी को। इसी वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है, लगातार मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, और दोपहर 1 बजे तक कुल 32.70% मतदान हुआ। 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग जारी है लगातार, और अब कहीं ना कहीं मत प्रतिशत की अगर बात की जाए तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।